स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट ये हमारा नंबर 6 है और इसका विषय है दोस्तों पर्यावरण और विज्ञान। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न सीजी टेट में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों सीजी टेट को छोड़ दे तो बाकी टेट जैसे सी टेट और किसी भी स्टेट के टेट के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर पहले पेपर के लिए जो ईवीएस है अर्थात पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार विज्ञान क्या है दूसरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग विज्ञान संकाय से है तब। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, जो व्यक्ति स्कारबिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता। तो कौन सा रोग नहीं होता दोस्तों यहाँ से हमसे पूछा गया है। हमको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात स्कर्वी। अर्थात जो व्यक्ति स्कारबिक अम्ल वाले अधिक आहार लेते हैं ना उनको स्कर्वी रोग नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो है निम्नलिखित में कौन प्रोटीन नहीं है। तो 4 ऑप्शन हमको दिया गया है दोस्तों, बताना है चारों में से कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए हिपेरिन। तो ये क्या है दोस्तों, प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों बांझपन रोधी विटामिन है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो बांझपन को रोकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विटामिन ई। अगला प्रश्न है, अंडे उत्तम स्रोत है। तो अंडे किसका उत्तम स्रोत है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन का। तो अंडे जो है क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है दोस्तों चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है। तो किन रूप में नामित किया जाता है दोस्तों चावल तथा गेहूं को। ऑप्शन ए दिया है दालों के रूप में, ऑप्शन बी है अनाज के रूप में, ऑप्शन सी सब्जियों के रूप में और ऑप्शन डी फलों के रूप में। तो ये दोनों तो यहीं से कैंसिल हो जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी और डी। तो बचता है हमारे पास ए और बी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अनाजों के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध अंडों और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन से रोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, यदि कोई व्यक्ति है जो सिर्फ 3 चीज़ खाता है अंडे दूध और रोटी, तो उसको कौन सा रोग हो सकता है ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी बेरी रोग। अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं, किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाई होते हैं अर्थात लंबी श्रृंखलाओं में जुड़ जुड़कर प्रोटीन अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रश्न में बोला क्या गया है। किनके अणु, यहाँ से एक चीज़ बढ़ रहा है, मतलब ऐसे कौन है जिनके अणु क्या करते हैं। तो अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी संरचनात्मक इकाई होते हैं अर्थात क्या है, तो लंबी श्रृंखलाओं में जुड़ जुड़कर प्रोटीन अणु बनाते हैं। तो किनके अणु है दोस्तों ये बताना है। तो यहाँ से हमको 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अमीनो अम्लों के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं दोस्तों ये पूछा गया है, बताना है हमको इसका आंसर क्या है। तो विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन क्या होते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा अर्थात अकार्बनिक यौगिक जिन्हें शरीर नहीं बना सकता। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऐसे अकार्बनिक यौगिक है जिनको शरीर नहीं बना सकता वो विटामिन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, हमको ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात विटामिन के। तो विटामिन के जो है क्या है दोस्तों, तो रुधिर को थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप जगत की विशेषता है। तो पादप जगत की क्या विशेषता है हमको ये पूछा गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कोशिका भित्ति एवं केंद्रीय रिक्तिका राजधानी की उपस्थिति। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्थात पादप जगत की जो विशेषता है वो क्या है, ऑप्शन ए में जो दिया गया है वही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जंतु जगत की विशेषता है। तो जंतु जगत की क्या विशेषता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाह्य उद्दीपन के प्रति
तुरंत अभिक्रिया। तो ये क्या है दोस्तों, तो जंतु जगत की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे सरल एवं उभयचर पादप है। तो ऐसा कौन सा पादप है दोस्तों जो क्या है, सबसे सरल एवं उभयचर है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप कोशिका में खाली स्थान का अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन हमको दिया गया है और बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तारक काय का अभाव होता है पादप कोशिका में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दिया है असूत्री विभाजन को, ठीक है दोस्तों, क्या है, हमको आधा स्टेटमेंट दिया है उसको पूरा करना है। सीधा सीधा ये पूछा गया है असूत्री विभाजन को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात असूत्री विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा स्टेटमेंट क्या बना, असूत्री विभाजन को प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनः उत्पादन होता है। तो 4 ऑप्शन हमको दिया है, बताना है किसके द्वारा होता है क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनः उत्पादन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात समसूत्री विभाजन द्वारा। तो समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनः उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। तो किसमें अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है हमको बताना है दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और। तो इसमें दोस्तों हम लोग कुछ विटामिन वाला क्वेश्चन देखे हैं, तो उसी के बेस में हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, संतुलित आहार के बारे में जान लेते हैं कि कितने से कितने वर्ष की आयु के लिए प्रतिदिन कितना आहार होना चाहिए, कितने कैलोरी उनको मिलना चाहिए प्रतिदिन उसके हिसाब से। तो देखते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ दिया है वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ एवं तत्व निश्चित अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं दोस्तों। इसको पूछा जा सकता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर उसको बता सकते हैं। फिर दिया है संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित किया जाता है। संतुलित आहार हेतु विभिन्न आयु वर्गों के लिए आवश्यक कैलोरी की मात्रा निम्न प्रकार है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो यहाँ पर कैलोरी दिया है एज के हिसाब से, ये पूछा जा सकता है दोस्तों प्रश्न में कि इतने से इतने वर्ष की आयु के वर्ग के लिए प्रतिदिन कितने कैलोरी आवश्यक है करके। तो देखते हैं दोस्तों कितना कितना कैलोरी आवश्यक है। तो 10 से 12 वर्ष के आयु के वर्ग के लोगों के लिए कितना है दोस्तों, तो प्रतिदिन 2000 कैलोरी क्या है आवश्यक है। उसी प्रकार अगर बात करें 12 से 14 वर्ष की तो 2200 कैलोरी प्रतिदिन, 14 से 16 वर्ष की आयु के तो 2600 कैलोरी प्रतिदिन। बात करें दोस्तों 15 से 18, ठीक है दोस्तों क्या है, तो 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए क्या है 3000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और जो वयस्क है दोस्तों अर्थात 18 से ऊपर है उनके लिए क्या है दोस्तों, तो 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और अंतिम है दोस्तों क्या है, तो 66 से 75 वर्ष आयु वर्ग के लिए 2300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों जिसको देखते हैं, जिसमें दिया है संतुलित आहार तालिका दिया है। तो यहाँ है दोस्तों कि प्रतिदिन स्त्री और पुरुष को कितने कितने ग्राम भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है उसके बारे में देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास भोज्य पदार्थ के नाम दिए हैं, टोटल 9 यहाँ पास भोज्य पदार्थ बताया गया है और उसको कितने कितने ग्राम में कितने पुरुष को लेना चाहिए और कितनी स्त्री को लेना चाहिए पर दिन, इसके हिसाब से बताया गया है। तो देखते हैं, पहला दिया है अनाज। अनाज की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, स्त्री को प्रतिदिन 350 ग्राम और पुरुष को 450 से 475 ग्राम। उसी प्रकार दाल की बात करें तो 70 ग्राम और पुरुष में है 80 ग्राम। पत्तेदार सब्जियों की अगर बात करें दोस्तों तो ये क्या है 150 ग्राम क्या है स्त्रियों में और 100 ग्राम क्या है पुरुषों में। दूसरी सब्जियों की बात करते हैं दोस्तों, जो क्या है पत्तेदार सब्जियां नहीं है तो उसके अनुसार 75 ग्राम क्या है इस प्रतिदिन स्त्रियों की आवश्यकता होती है और क्या है 75 ग्राम पुरुषों की। जड़ वाली सब्जियां ये भी है दोस्तों 75 में। उसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों फल की, तो फल क्या है दोस्तों 30 ग्राम है, तो पुरुष के लिए भी 30 ग्राम है। दूध की बात करें दोस्तों तो ये क्या है 250 ग्राम स्त्रियों के लिए भी है और 250 ग्राम पुरुषों के लिए भी है। अगला है दोस्तों वसा, तो दोनों के लिए 35-35 ग्राम और शक्कर या गुड़ ये क्या है दोस्तों, तो 30-30 ग्राम दोनों के लिए।
तो ये होता है दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो में बने रहें। कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।